सेंट्रल स्टेराइल सर्विस रूम, हॉस्पिटल में जो एक सेंट्रल स्टेराइल सर्विस रूम होता है, जहाँ से हॉस्पिटल के अंदर जितने भी हमको स्टेराइल मटेरियल की जरूरत पड़ती है वहाँ से वो सप्लाई होता है। अगर हम बात करें हॉस्पिटल के अंदर स्टेराइल मटेरियल की, तो स्टेराइल मटेरियल में सबसे पहले आता है सिरिंज, नीडल्स, ग्लव्स, बैग्स फॉर यूरिन, कॉटन पैड्स, ब्लड बॉटल, ये सारे क्या नाम है स्टेराइल रहते हैं। स्टेराइल का मतलब हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे कि कंप्लीट रिमूवल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी बैक्टीरिया फंगस या उसके स्पोर है वो उसका कंप्लीट रिमूवल और तो सारा हट जाए या तो उसको किल कर सकते हैं। इस रूम से तो मटेरियल होगी, बहुत से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है जो हमको स्टेराइल, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। इस सर्विस के लिए स्पेसिफिक एक रूम रहता है, इस रूम का लेआउट क्या करते हैं आप देखिए, मान लो कि सेंट्रल स्टेराइल सर्विस रूम का यहाँ से बीच में पार्टीशन है, यहाँ पे हमारा मान लो ऑटोक्लेव एरिया है। ऑटोक्लेव के बारे में सब लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। और यहाँ पे DHS है। ये जो एरिया है इस साइड को हम यहाँ पे मान लिया है नॉन स्टेराइल। इधर से क्या होगा, ये जो ऑटोक्लेव को इधर से बाहर निकलता है स्टेराइल। सबसे पहले चीज होती है कि जो भी हमारा स्टेराइल मटेरियल है और नॉन स्टेराइल मटेरियल है वो क्रॉस फ्लो नहीं होना चाहिए। क्रॉस फ्लो का मतलब ये होता है अच्छे से वो मिक्स ना हो जाए। मालूम चला कि अगर क्रॉस फ्लो हो रहा है तो अगर स्टेराइल नॉन स्टेराइल मटेरियल अगर स्टेराइल मटेरियल के साथ मिक्स हो गया तो उससे क्या होगा कि जो भी पेशेंट के साथ उसको यूज करेंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। यहाँ पे हमारे चिन्हों है, यहाँ पे ग्रुप है, इन जगहों पे क्या है, ये डोर है। ये हमारा सबसे पहले क्या आपको कोई पैटर्न आएगा, सबसे पहले इस चेन से अंदर आएगा। अंदर आने के बाद यहाँ पे सैनिटाइजर रखते हैं, सैनिटाइजर मेंटेनेंस करेगा यहाँ पे उसका जो भी काम। इसके बाद यहाँ पे क्रॉस और बेंच, ये चेंज रूम जो बनाते हैं बेसिकली होता है जो हमारा क्लीन एरिया है और अनक्लीन एरिया, उन दोनों को सेपरेट करता है। तो यहाँ पे क्रॉस और बेंच रहेगा, यहाँ से अंदर आएगा, यहाँ पे गाउनी करेगा, यहाँ रैक रहता है, ये रैक है, यहाँ पे उसके लिए ड्रेसेस रहेंगे, वो ड्रेस पहनेगा, फिर स्कूल जाएगा, फिर स्कूल इस रूम में जहाँ पे उसको वर्क करना है। अंदर आने के बाद यहाँ पे डिफरेंट रैक, यहाँ पे पास लगा रहेगा, ये पास क्या करेंगे, यहाँ से मटेरियल पास होगा, जहाँ से मटेरियल हो यहाँ से अंदर आएगा। जो भी अनक्लीन मटेरियल है वो अंदर आएगा।
मटेरियल आएगा, ये हमारा रैक है, एक रैक है जिसपे हम अनक्लेम्ड मटेरियल रैक है। इसके बाद यहाँ पे मान लो बीच में क्लीनिंग इक्विपमेंट लगा है, बेसिन लगा है, इसमें वो सारे जो भी उनके डिशेस के ट्रॉली हैं या कंटेनर हैं, सिरिंजेस, जो भी मटेरियल है उनके यहाँ पे वो वॉश होंगे। वॉश होने के बाद क्या होगा, वो क्लीन होंगे। ये रैक जो है हमारा क्लीन रैक है। इसके लेवल करके क्लीन रैक हो गया, ये दोनों सेपरेट हो गए, क्लीन और अनक्लीन। इसके बाद इधर से मटेरियल हमको जिसका स्टाइल करना है, ग्लास बॉटल है या कंटेनर्स है, ये हमारा आर्टिक्लेव है, ये हमारा DHS है, इसको बोलते हैं ड्राई हीट स्टाइल। दोनों का प्रोसीजर सबको पता है कि उससे कैसे स्टाइल करते हैं, आर्टिक्लेव में क्या रहता है, DHS क्या रहता है, सारा तो आप लोग फर्स्ट ईयर के चैप्टर में पढ़ सकते हैं। तो इधर से जो एरिया हुआ उस एरिया को हम बोलते हैं नॉन स्टाइल। ये रूम जो हुआ नॉन स्टाइल, इधर से हमारा मटेरियल इसमें लोड करेंगे, जिसको भी आपको जरूरत है, जिसको स्टाइल करना है, इधर से लोड करेंगे और जब उसका साइकिल कंप्लीट होगा, स्टेबिलिटी का जो भी टाइमिंग है वो साइकिल जब पूरा कंप्लीट होगा, स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाने के बाद इस साइड से स्टेराइल, इस साइड में एलेक्ट लगा रहता है जिसको लैमिनार एयर फ्लो यूनिट बोलते हैं। एलेक्ट के नीचे ही ये ओपन होगा और वहाँ पे स्टेराइल कंटेनर या मटेरियल जो भी उसको अनलोड करेंगे पहले। और उसके बाद जैसे यहाँ पे चेंज रूम है, यहाँ पे भी चेंज रूम सेम ऐसे ही रहता है। यहाँ से पर्सन अंदर आया, यहाँ पे लोग हो गए, सेम ऐसे पर्सन यहाँ से अंदर आएगा, अपना एक्टिविटी करेगा, मटेरियल अनलोड होगा और इस तरह से वो एग्जिट कर जाएगा। इससे क्या हो गया, चेंज रूम के जो क्रॉस मूवमेंट नहीं होगा, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होगा। यहाँ से जो मटेरियल आया, मटेरियल में हमारा क्या होगा, सेपरेट है, इधर क्या है, यहाँ पे अनक्लीन्ड है, अनक्लीन्ड के बाद क्लीन हुआ है यहाँ पे, इसके बाद इस एरिया में हमारा आर्टिक्लेव हो गया या DHS हो गया, स्टाइल हो गया, इस साइड वाला अनलोड हो गया। इसके रिक्वायरमेंट यहाँ पे रैक्स लगे रहेंगे, डिफरेंट रैक्स रहेंगे, यहाँ पे सारा मटेरियल अनलोड करने के लिए लेवल ऑफ यहाँ पे 5 लाख लगा रहेगा, मटेरियल आउट है। क्या हुआ, मटेरियल यहाँ से इन हुआ और सीधे स्टाइल होने के बाद इधर आउट हो गया। जहाँ पे भी उनको आपूर्ति में ले जाना है या जहाँ पे रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट मिले, जहाँ पे रिक्वायरमेंट वहाँ पे मेरा यूज हुआ, यूज होने के बाद मेरा साइकिल ऐसे। तो ये हमारा लेआउट हो गया सेंट्रल स्टोरेज सर्विस रोड। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट टू ऑपरेशन थिएटर, टू मेंटेन सप्लाई ऑफ स्टोरेज इक्विपमेंट टू ऑपरेशन थिएटर। इस डिपार्टमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू सप्लाई इक्विपमेंट ऑपरेशन थिएटर। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि जो भी पेशेंट इन पेशेंट का ऑपरेशन होना है, जिस पेशेंट का भी ऑपरेशन होना है, उसके लिए जो भी हमको स्टेराइल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है वो सारे ये डिपार्टमेंट सप्लाई करता है। ये पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है क्लीनिंग एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ ऑल हॉस्पिटल सप्लाईज। हॉस्पिटल के अंदर जो भी क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन, आप लोग
जो भी हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन की, सैनिटाइजेशन के लिए फ्लोर सैनिटाइजेशन है, इक्विपमेंट सैनिटाइजेशन है, सरफेस सैनिटाइजेशन वाला ऑब्जेक्टिव होता है तो सप्लाइज स्टेराइल इक्विपमेंट की सपोर्ट, ये पहली रिस्पांसिबिलिटी है। उसके बाद क्या होता है कि जो भी हमारे ग्लव्स है, सर्जिकल ग्लव्स है, बैग्स है, बॉडी के ड्रेस है, उन सारी चीज़ों को भी ये डिपार्टमेंट स्टेराइल करता है और सप्लाई करता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है एजुकेशन प्रोग्राम कि जो इस डिपार्टमेंट में भर्ती हैं वो दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देते एजुकेट करते हैं कैसे हमको एसेप्टिक बिहेवियर फॉलो करना है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कैसे हम इसको मेंटेन। ये तो इनका ऑब्जेक्टिव हो गया। कहाँ पे फंक्शन होता है? सबसे पहले फंक्शन होता है किसी भी हॉस्पिटल में होता है ओटी, जिसको ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं। दूसरा होता है रिकवरी रूम, ऑपरेशन होने के बाद सब लोग हॉस्पिटल गए होंगे, ऑपरेशन थिएटर के जस्ट दूसरे एक तरफ से इन होता है, दूसरे उसके जस्ट बगल में एक रिकवरी रूम बनाया है। रिकवरी रूम में क्या रहता है कि ऑपरेशन के टाइम एनेस्थेसिया दिया गया, जो भी एक्टिविटी हुई, उसके बाद उनको ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद रिकवरी रूम में पेशेंट को ट्रांसफर किया जाता है। कुछ टाइम तक वो रिकवरी रूम में पेशेंट रहता है जब तक उसका कुछ रिकवरी ना हो। उसके बाद होता है इंटेंसिव सर्जिकल केयर। इस डिपार्टमेंट में 3 ग्रुप में मेजर जरूरत पड़ती है और इन्हीं ग्रुप में ये सारे चीजें सप्लाई करती है। इंटेंसिव सर्जिकल केयर, इन तीनों के लिए जो भी चीज रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजों का सप्लाई, क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन, ये सारी चीजें होती है। आपको लोकेशन बता दिया, इसका लेआउट बता दिया कि सेंट्रल स्टेराइल रूम में कैसे कैसे वर्क होता है। इसके बाद आता है लोकेशन। लोकेशन कहाँ होना चाहिए? सबसे पहले चीज मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये स्टेराइल मटेरियल ऑपरेशन थिएटर में सप्लाई करना है। रिकवरी रूम का है और इंटेंसिव सर्विस केयर, इन तीनों रूम के पास ही हमारा सेंट्रल स्टेराइल सर्विस रूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर का है, बहुत दूर से जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वहाँ से लाने में क्या रहता है कि जो भी हमारा स्पेशलिटी एश्योरेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा, अगर हमारा पैकिंग सही नहीं है, मेंटेन नहीं है, तो हमारा वो एश्योरेंस लेवल कम होता है। तो हम जनरली हॉस्पिटल में क्या करते हैं कि जो ये रूम होता है, स्टेराइल सर्विस रूम होता है, वो ऑपरेशन थिएटर के साथ ही रहता है और उसके पास में ही रखना चाहिए। पास रखने से क्या होगा कि जो भी हमारा मटेरियल का है वो मटेरियल रैपिड फ्लो होगा, इसलिए वहाँ पे जो भी इमरजेंसी कुछ रिक्वायर्ड है तो रैपिडली हम मटेरियल वहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। तीसरा होता है कि हमारा अगर फार्मेसी के पास है, जो हॉस्पिटल फार्मेसी के पास है, तो बेटर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होता है। इन 3 चीज़ों को कंसिडरेशन करते हुए इस रूम का डिसाइड करते हैं। आपको सब क्या क्या सेंट्रल सर्विस रूम में मेंशन करना है। सबसे पहली चीज़ होती है जो भी क्लीन, अनक्लीन और स्टेराइल, 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। क्लीन, अनक्लीन और स्टेराइल, इन तीनों को सेपरेट होना चाहिए। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए, मतलब क्लास ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। क्लास ओवरफ्लो में क्या होगा? रिस्क रहेगा इन दोनों का मिक्स होने का। अगर मान लो कि हमारा नॉन स्टेराइल कोई सिरिंज या इक्विपमेंट हमने बॉडी में यूज किया, मान लो कोई सर्जिकल ब्लेड है, तो स्टेराइल नहीं है, उससे किसी का ऑपरेशन हो जाएगा तो क्या होगा? उनको वहाँ पे कंटामिनेशन का चांस बढ़ जाता है और एंटीबायोटिक की डोज होते ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ता है। इसलिए जो मटेरियल है, मटेरियल का हमारा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए, मैन का भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए। ये सारे आपको प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। इसके बाद होता है फंक्शन ऑफ
फार्मास्यूटिकल सेंट्रल स्टाइल जो यहाँ पे फार्मासिस्ट वर्क करता है तो उसका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले फंक्शन होता है परचेजिंग एंड रिसीविंग ऑफ हॉस्पिटल सप्लाईज एंड इक्विपमेंट। जो भी इक्विपमेंट हॉस्पिटल सप्लाई में है उसका क्या करना है, उसको खरीदना, परचेज करना और रिसीव करना। खरीदना है और रिसीव करना मतलब परचेज ऑर्डर निकाल के कोई भी चीज़ पहले, अगर हॉस्पिटल में कोई भी चीज़ मंगानी है, इक्विपमेंट मंगाना है तो पहले उसका परचेज ऑर्डर बनाया जाता है। किसी कंपनी को ऑर्डर देते हैं कि हमको इस इक्विपमेंट मशीन की ज़रूरत है, फिर वो मशीन आते हो तो हॉस्पिटल फार्मेसी का जो सेंट्रल सर्विस का जो फार्मासिस्ट है वो उसको रिसीव करेंगे। अगला फंक्शन हो गया। दूसरा हो गया स्टोरेज ऑफ हॉस्पिटल सप्लाई एंड इक्विपमेंट। जो हॉस्पिटल सप्लाई इक्विपमेंट है उसको क्या करेगा, प्रॉपर स्टोर करेगा, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, प्रॉपर स्टोरेज करेगा। तीसरा हो जाता है डिस्पेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉस्पिटल सप्लाई टू वेरियस डिपार्टमेंट। जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जो भी हॉस्पिटल सप्लाई है, उन डिपार्टमेंट को वो डिस्पेंस करके सप्लाई करता है। ये सारी चीजें हमारी हो जाती हैं इसके फंक्शन। पहला क्या हो गया फंक्शन में, पहले तो हो गया कि परचेज करना है, रिसीव करना है, फिर उसका स्टोर करना है। इसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्टेप देखो, स्टेप वाइज ध्यान रखोगे तो ध्यान रहेगा। सबसे पहले क्या है, खरीदा, खरीदना मतलब परचेज। जब खरीदेगा तो क्या होगा, इसको रिसीव करेगा। परचेज और रिसीव, परचेजिंग रिसीविंग ये दोनों एक ऑब्जेक्टिव होगा। किसी ने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद मटेरियल ना दिया, उसको रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद क्या करेगा, स्टोर, स्टोर के इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद जो भी हॉस्पिटल में डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनको सप्लाई करेगा। डिस्पेंसिंग और सप्लाईज। स्टेप बाय ध्यान रखो कि क्या कैसे कैसे स्टेप वर्क करेगा। जो भी इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट का परचेज और रिसीविंग पहला हो गया फंक्शन। दूसरा हो गया उसका स्टोर करना। तीसरा फंक्शन हो गया डिस्पेंसिंग और सप्लाई टू डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। मटेरियल आ गया, आने के बाद किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, इसका जो भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो रिसीव करेगा। रिसीव किया फिर उसी की रिस्पांसिबिलिटी है स्टोर करेगा, स्टोर करेगा फिर उसी की रिस्पांसिबिलिटी है डिफरेंट जहाँ रिक्वायरमेंट है तो सप्लाई करेगा। फिर चौथा क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस एंड कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द परचेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसका पेपर भी तो चाहिए। तो ये पूछेगा कि हाँ इक्विपमेंट आया है, दिखाओ कहाँ गया, कैसे यूज हुआ, तो इन सारी चीज़ों पर क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग भी इनका ही फंक्शन होता है। मेंटेनेंस एंड कीपिंग ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ परचेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। परचेजिंग का रिकॉर्ड और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड वो भी मेंटेन करना है। इसके बाद क्या करना, स्टैंडर्डाइजेशन एंड माइक्रोबियल टेस्टिंग ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट शुड बी डन। जो हमने स्टेबिलिटी आपको बताया उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना है। ऐसा नहीं, उसकी स्टडी करनी है, उसको वैलिडेट करना है कि हमारा ग्लास वेयर है या एसएस के मटेरियल्स है तो कैसे उसको स्टडी करना है, कितने देर तक, कितने टेम्परेचर पे, कितने पास्कल प्रेशर पे हमको उसको ऑटोक्लेव करना है। अगर ग्लास मटेरियल है तो उसको डीएचएस ड्राई स्टरीलाइजेशन कैसे करेंगे, कितने टेम्परेचर पे, कितने टाइमिंग तक हमको उसको ड्राई हीट करना है या मार्च हीट में हमको
प्रेशर स्टीम का कितना प्रेशर रखना है, उन सारी चीज़ों का वैलिडेशन करना है, उसका एनालाइजेशन करना है, वो सारी स्टडी जो होगी वो सेंट्रल स्ट्राइल ग्रुप का जो भी हमारा फार्मासिस्ट है उसका फंक्शन होगा। क्या होगा नेक्स्ट, इंटरेक्शन विद अदर प्रोफेशनल इन हेल्थ केयर, जो दूसरे डिपार्टमेंट के प्रोफेशनल हैं उनके साथ इंटरेक्शन। ऐसा नहीं कि हम सेंट्रल स्ट्राइल ग्रुप में काम कर रहे हैं और ओटी में कौन काम कर रहा है उससे हमें इंटरेक्शन ही नहीं, पता ही नहीं कौन ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहा है। हमारा क्या है, उनको मटेरियल सप्लाई करना है या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है हमको उनको प्रोवाइड करना है। यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर है, जब अगर ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर को ऑपरेशन करना है और उनके पास सर्जिकल ब्लेड ही नहीं जाएगा तो ऑपरेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे हमारे को जो मेन फंक्शन आती है इंटरेक्शन की वो होना चाहिए। इसके बाद जो होता है एडजस्टमेंट ऑफ ट्रे और जो भी हमारे ट्रे है ट्रॉली है उसका प्रॉपर हैंडलिंग होना चाहिए। ये सारे हमारे फंक्शन आते हैं। सबसे पहले क्या होगा, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न की बात करें अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉय सर्विस में, तो इसका जो हेड होता है, हेड जनरली नर्सिंग स्टाफ को ही दिया जाता है। क्या रहता है कि जितने भी हमारे स्टेराइल मटेरियल हैं इसमें से मोस्टली यूज किए जाते हैं नर्सिंग स्टाफ के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी शुड बी नर्सिंग या जो भी नर्सिंग हेड है, एमएससी नर्सिंग है या जो भी नर्सिंग डिपार्टमेंट हेड है वो भी इनका हेड होता है। उसके बाद फार्मासिस्ट सर्विस की बात करें, इसमें फार्मासिस्ट सर्विस कहाँ से आ जाता है, जो भी हॉस्पिटल में परचेजिंग है, परचेजिंग, रिसीविंग, स्टोरेज, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट की होती है। यहाँ पे जो सेंट्रल स्टाफ रूम है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हमारे नर्सिंग डिपार्टमेंट होगा, बट जो उसके लिए उनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, ट्राली चाहिए, स्टाइल ट्राली चाहिए, स्टाइल कंटेनर चाहिए, एक्विपमेंट चाहिए, सर्जिकल ब्लेड्स चाहिए, सिरिंजेस चाहिए, ग्लव्स चाहिए, इन सारे मटेरियल का जो भी परचेजिंग होता है वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट करता है। ये फार्मासिस्ट सर्विस में आते हैं। इसके बाद जब यहाँ पे दो पर्सन अलग हो जाते हैं तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इन दोनों डिपार्टमेंट को मिलकर म्यूचुअली वर्क करना पड़ता है। इसके बाद हमारा आता है जो भी मटेरियल है उसमें प्री पैकेजिंग। प्री पैकेजिंग का आप लोगों को एडवांटेज बता देते हैं। प्री पैकेजिंग का क्या एडवांटेज होता है, इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड डिस्पेंसिंग हॉस्पिटल। अगर प्री पैकेजिंग की बात, जो भी मटेरियल अगर हम प्री पैकेज कर सकते हैं तो हमारा इंक्रीज स्टैंडर्ड फॉर डिस्पेंसिंग हॉस्पिटल का फिर होता है, टाइम सेविंग होता है, लेबर सेविंग होता है और इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों को हम यूज कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये होता है, अगर हम
प्री पैक्ड मटेरियल किसी को देते हैं तो अगर उसमें से कुछ मटेरियल अनयूज होता है फिर से उसको रिवर्ट बैक कर देते हैं। क्या होता है, मटेरियल लॉस बढ़ जाता है और प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए। ये सारे प्री पैकेजिंग होते हैं। हमारा चैप्टर 3 था जो भी हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल, उसमें सारे हो गए। हमने जो भी सिस्टम बताए थे, सबसे पहला सिस्टम था इंडिविजुअल डिस्पेंसिंग, उसके बाद था फ्लोर स्टॉक सिस्टम, फ्लोर स्टॉक सिस्टम के बाद था सैटेलाइट बेडसाइड फार्मेसी और आपके ये सिस्टम थे। फ्लोर स्टॉक में 2 थे और बेडसाइड का सैटेलाइट फार्मेसिस्ट थे। तो सबका आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, कहाँ पे हमारा यूज कर सकते हैं। स्मॉल हॉस्पिटल के लिए कौन सा बेटर है, लार्ज हॉस्पिटल के लिए कौन सा बेटर है। ये पहले चैप्टर में था कि स्मॉल हॉस्पिटल किसको बोलते हैं, लार्ज हॉस्पिटल किसको बोलते हैं। तो ये 3 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले चैप्टर में आप लोग पढ़े थे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल किसको कहते हैं, कितने टाइप का हॉस्पिटल होता है, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे वर्क करता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे है। इसके बाद आपका हॉस्पिटल फार्मेसी आया, हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट का क्या क्या रोल है, कितनी हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट के लिए कितनी जगह होनी चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए, कितने फार्मेसिस्ट वर्क करने चाहिए। तो सारे आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि 50 बेड है तो 3 फार्मासिस्ट, 100 बेड है तो 5 फार्मासिस्ट। ये तो रिक्वायरमेंट था। एरिया भी बताया था कितने बेड साइड से कितना होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग। हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग में हमको पढ़ना है सबसे पहले कि मैन्युफैक्चरिंग हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या हमको जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है फॉर्मुलेशंस। डिफरेंट टाइप के फॉर्मुलेशन के लिए डिफरेंट हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम पैरेंटल की बात करें तो पैरेंटल के लिए हमारे मेजर इक्विपमेंट आ जाते हैं कि पैरेंटल क्या होना चाहिए, हमारा स्टेराइल होना चाहिए। उसको मटेरियल स्टेराइल करने के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। डिफरेंट इक्विपमेंट में आपके ऑटोक्लेव है, DHS है, UV है, गामा रेज, ये सारी इक्विपमेंट की जरूरत है। अगर हम बोलेंगे टेबलेट की हमको जरूरत है तो टेबलेट के लिए जो भी आप लोगों को फार्मास्यूटिक्स में पढ़े थे उसमें टेबलेट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी इक्विपमेंट लगेगी, उसके लिए हमको प्रिजर्वेशन चाहिए, कंप्रेशन चाहिए, हीटिंग चाहिए। ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट हमारी क्या रिक्वायरमेंट होगी। वो रिक्वायरमेंट हमको ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मुलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मुलेशन का मतलब हम क्या बनाने जा रहे हैं। अगर आप लोग घर पे भी कुछ कोई भी चीज़ प्रिपेयर करते हो या मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसके लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। अगर हम पैरेंटल बनाएंगे और इंजेक्शन बनाएंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। टेबलेट बनाएंगे उसकी रिक्वायरमेंट दूसरी होएगी, कैप्सूल बनाएंगे दूसरी रहेगी, क्रीम बनाएंगे। तो हमको इस चैप्टर में क्या क्या हमारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोसीजर होता है, तो ये हमारा फार्मास्यूटिक्स का पार्ट है। लेकिन मिनिमम क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, रॉ मटेरियल की टेस्टिंग क्या होती है, क्या क्या रॉ मटेरियल होता है। मैन्युफैक्चरिंग में जो रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, बनाने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होता है रॉ मटेरियल आया, पहले हमने बोल दिया कि रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल आने पर क्या करेंगे, हम पहले उसका टेस्ट करेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि हमारा रॉ मटेरियल वही है जिस ग्रेड का चाहिए,
उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसकी क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, क्यूसी इसको बोलते हैं, जो उसकी टेस्ट करने के बाद पता चलेगा हाँ हमारा रॉ मटेरियल ये सही है, जो जिसकी हम जिस क्वालिटी का चाहिए उस क्वालिटी का है। इसके बाद रॉ मटेरियल आ गया, फिर रिक्वायरमेंट आती है इक्विपमेंट की, हमको किस इक्विपमेंट में क्या बनेगा। उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारे स्पेस होनी चाहिए और स्किल मैन पावर होना चाहिए। सब इन सारे चीज़ों के साथ सबसे पहली चीज आ जाती है हमको बनाना कितना है। क्वांटिटी हमको कितनी क्वांटिटी में बनाना है। ऐसा तो नहीं हमारे हॉस्पिटल में हमने बना दिया 1 लाख टेबलेट बना दिया, सपोज हमने एक प्रोडक्ट का 60 का जो हार्ट पेशेंट को दिया जाता है ब्लड प्रेशर पे, पहले 60 पड़ती है हमने टेबलेट बना दिया 1 लाख। इसके एक्सपायरी मान लो 2 साल है और वहाँ पे हार्ट के पेशेंट ही ना है, कुछ ऐसा कोई कैंसर हॉस्पिटल है या कोई पीडिया का हॉस्पिटल है, कहीं वहाँ पे आपको बना दिया तेल के साथ, तो क्या है 1 लाख टेबलेट खत्म हो जाएगा। वहाँ पे उस टाइप के पेशेंट भी नहीं आएंगे तो टेबलेट खत्म नहीं है। तो सबसे पहली चीज आती है क्वांटिटी, हमको कितना बनाना है। पहला हो गया चलो ठीक है कि हमको ये मटेरियल इतनी क्वांटिटी में बनानी है। फिर वो बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी पता है, जैसे घर के सब लोग बनाते हैं, जैसे बोल दो कि घर में खाना बनाना, तो खाना बनाने के लिए सबसे पहले पूछते हैं ना कितने लोगों खाना बनाना है, 5 लोगों का, 10 लोगों का, 20 लोगों का। तो हमको पहले क्या चीज आती है क्वांटिटी, हमको कितना बनाना है। पता चल गया कि हमको x क्वांटिटी का अमाउंट, हमको x क्वांटिटी टेबलेट बनाना, मान लो कि हमको 50,000 एक प्रोडक्ट का टेबलेट बनाना, हमको क्वांटिटी की गया क्या 50,000 टेबलेट पर डे या महीने में या 6 महीने जो भी है हमारी क्वांटिटी मिलेगी। हमारे ये क्वांटिटी कहाँ से मिलेगी, जो हमारे प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन जो कंजप्शन हुआ हॉस्पिटल से, उससे रिकॉर्ड मिल जाता है कि हमको इतना ये इस प्रोडक्ट का इतना हर महीने में निकल जाता है। मान लो हर महीने में 20 लाख पैरासीटामोल टेबलेट निकल जाता है। 20 लाख पैरासीटामोल टेबलेट निकल जाता है। तो बोल देंगे कि रोज 75 एवरेज 75,000 टेबलेट हमारा रोज निकल जा रहा है, तो 3 दिन में हम अगर एक बैच बना लिए 2 लाख का, हर दूसरे दिन हमको 2 लाख टेबलेट बना के दे देना। पहली चीज हमारी होगी क्वांटिटी, हमको कितना बनाना है। क्वांटिटी मिल जाने के बाद वो क्वांटिटी कहाँ से मिला, हॉस्पिटल में जो प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन थे, जो प्रीवियसली यूज हुए थे, उसके बेसिस पे हमको क्वांटिटी मिल गई। सेकंड इसके बाद क्या आएगा, पैरासीटामोल टेबलेट में हमको क्या क्या चीजें डालनी है, क्या क्या रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है। क्वांटिटी हो गया, उसके बाद हो गया मटेरियल, मटेरियल में रॉ मटेरियल और हम किसको पैक करते हैं, पहला रॉ मटेरियल हो गया, उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल। क्वांटिटी प्रीवियस रिकॉर्ड से, उसके बाद हमारा रिक्वायरमेंट आएगी रॉ मटेरियल, तो उसके बनाने के लिए कितने मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेट हो जाएगा, और उसको पैक करने के लिए कितने मटेरियल चाहिए होगा। इसके बाद वो बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, कौन से इक्विपमेंट पे बनेगा, हमको टेस्ट करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कौन सी मेजरिंग डिवाइसेस चाहिए, एनालिसिस कैसे करेंगे, वो सारे क्या होंगे हमारे रिक्वायरमेंट के इक्विपमेंट के रिक्वायरमेंट। इसके बाद क्या होना चाहिए, हमारा स्पेस, ऐसा अपने मटेरियल आ गया, हमारे पास स्पेस ही नहीं है, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, और प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में जो भी हमारा इन प्रोसेस है
मतलब जब भी हम बनाएंगे तो हमको क्या क्या चीज़ें मेंटेन करना है, हार्नेस कितना मेंटेन करना है, टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है। उसके बाद हमको क्या चाहिए, प्रोसेस, जिसको प्रोसीजर बोलते हैं। मटेरियल तो आ गया, हमको पता ही नहीं कि बनाना कैसे है, तो उसका प्रोसेस और प्रोसीजर होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बाद कोई भी फॉर्मेशन बनाने से पहले क्या हो गया, हमारी क्वांटिटी प्रीवियस हिस्ट्री रिकॉर्ड मिलेगा। उसके बाद उसका मटेरियल ग्राम मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, उसका प्रोसेस और मैन पावर इन द सेंस इसको बनाएगा। ऐसा तो है नहीं कि जिसको पता नहीं है क्या प्रोसीजर है वो भी बना देगा। प्रोसेस तो पता है, लेकिन प्रोसेस बनाने के लिए मैन पावर क्या होना चाहिए, स्किल्ड मैन पावर होनी चाहिए। ये हमारा क्राइटेरिया होगा। कोई भी चीज़ आप अगर आपको बनाना है तो उसको पहले थिंक करिए कि हमको ये चीज़ें करनी है और उसको कोरिलेट करिए जनरल लाइफ से। सिंपली अगर आप कोरिलेट कर दें, हमको खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन करोगे, ठीक है खाना बनाना है, समझ में आ गया। खाना बनाने में पहला क्वेश्चन क्या था, हमको क्या बनाना है, रोटी सब्जी बनानी है, दाल चावल बनाना है। हमारा यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया, हमको टेबलेट बनाना है, कैप्सूल बनाना है। अगर रोटी बनाना है तो हमको चौकी बेलन तवा चाहिए, चावल बनाना है तो कुकर चाहिए। सेम ऐसे ही टेबलेट अगर बनाना है तो उसके लिए दूसरे इक्विपमेंट चाहिए, कंप्यूटर बनाना है तो दूसरे इक्विपमेंट चाहिए। उससे उसी से कोरिलेट करके आप सोचो। उसके बाद तो हमको सबसे पहले क्या है, कितना बनाना है, कितना बनाने के लिए कहाँ से आ जाएगा, प्रीवियस जो रिकॉर्ड था उससे पहले चलो गए क्वांटिटी। उसके बाद क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है मतलब हम फॉर्मेशन की बात करें, कौन सा फॉर्मेशन बनाना है। उसके बाद फॉर्मेशन के हो गया, फिर कैसे बनाना है। कैसे बनाने का मतलब हमारे पास एक प्रोसेस प्रोसीजर होना चाहिए, इस प्रोसेस प्रोसीजर से बनेगा। उसके बाद मटेरियल जो है, मटेरियल में क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें अगर इसके साथ कोरिलेट करके चीज़ें ध्यान रखोगे तो सारी चीज़ें ध्यान रहेंगी। तो हम नेक्स्ट में एक क्लास बेसिक आउटलाइन का हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग में कैसे कोरिलेट करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे स्पेसिफिक एक फॉर्मुलेशन देंगे, तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है।